हाय एवरीवन, हमने इससे पहले देखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कि एक मेल जिसकी डेथ हो चुकी है पर उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई है, उस केस में सक्सेशन कैसे होगा। सिमिलरली हमने वुमेन के केस में भी देखा था। अब हमने जब वहाँ सक्सेशन पढ़ा तो हमने एक शब्द पढ़ा जिसका जो था एयर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वारिस, कि एयर कौन होगा, वारिस कौन होगा। आज हम देखेंगे पहले तो वारिस कौन होता है, प्लस हम ये देखेंगे कि कौन कौन एयर्स डिस्क्वालिफाइड है, किन किन एयर्स को प्रॉपर्टी में या फिर सक्सेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयर्स। देखिए, एक एयर होता कौन है? द पर्सन, वो एक इंसान होता है विद द लीगल राइट, उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो रिसीव कर सके या वो इनहेरिट कर सके पैसे, प्रॉपर्टी या औंधा। व्हेन द ओनर डाइज, जब ओनर की डेथ होगी, उसकी डेथ के बाद जो एयर होता है उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके, कि वो सक्सेशन कर सके। अगर किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो उसका वारिस बन सके, वो उसका ओनरशिप ले सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें एयर्स के पास एक लीगल राइट के तौर पर होती हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन एयर्स ऐसे हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करा गया, मतलब इनको सक्सेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो दे रखा है सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 28 तक, सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 28 तक ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। अगर आप अपना सेक्शन 24 to 26 देखेंगे तो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 24। ये जो सेक्शन है अब ये ओमिट हो चुका है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। जो 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है उससे सेक्शन 24 को हटा दिया है। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं इसके अंदर था क्या। इसके अंदर उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था जो विडोज थी, मतलब जो विधवा थी लेकिन उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। तो इस सेक्शन में उनके बारे में बताया था कि एक सन की विडो, सन्स विडो, ब्रदर की विडो, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन द 2005 एक्ट इनको अब डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब इसका एक केस लो है, वो है कस्तूरी देवी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर 1976। तो इस केस में क्या बोला था कि विडोड मदर एंड विडोड स्टेप मदर, विधवा माताएं और विधवा जो स्टेप मदर, को मदर या जो स्टेप मदर हैं, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है इनहेरिटेंस से। इस केस में बस इतना सा बोला गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 25, ये बात करता है उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उन एयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन जिन्होंने मर्डर कर रखा है, जो कि चार्ज है इन द गिल्ट ऑफ मर्डर। अब मर्डर किसी भी इंसान का या कुछ रिलेटेड इंसान का, देखो इस केस में बोला था कि वो लोग इनहेरिट प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते जिन्होंने मर्डर करा है। किसका? डिजीज का। जिसकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने उसी का ही मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी पाने के लिए। तो कोर्ट ने बोला अब तुमने उस आदमी को ही मार दिया, अब तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस इंसान का मर्डर करना जिसकी वो पूरी प्रॉपर्टी थी उस डिजीज का, पहला तो ये है। दूसरा मर्डर उस इंसान का करना, किसी और इंसान का करना जिससे इनहेरिटेंस एनकरेज हो सके, जिससे इनहेरिटेंस को बढ़ावा मिल सके। उस इंसान का मर्डर, किसी और इंसान का, क्या लिखा है, कमिटेड मर्डर ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी अदर, किसी ऐसे इंसान का मर्डर कर देना जिससे इनहेरिटेंस को एनकरेजमेंट मिल सके। अगर आपने उसका भी मर्डर कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप विरासत की जो रेस है उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सक्सेशन में। अब इसमें एक केस लॉ था चमनलाल वर्सेस मोहनलाल। इस केस में ये बोला गया कि अगर आपके जो चार्ज लगे हैं मर्डर के उससे आप छूट गए हैं, आप एक्विट हो चुके हैं, उस केस में आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है। अगर कोर्ट हर चीज़ देखने के बाद आपका केस पूरा सॉल्व हो गया कि कोर्ट ने उसमें ये बोला कि नहीं, आप मर्डर के चार्जेस, आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगे हैं, तो अगर आपको मर्डर के चार्जेस से एक्विट कर दिया गया है उस केस में आपको इनहेरिटेंस में हिस्सा मिलेगा। आप वारिस रहेंगे, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन क्या है इसमें एसेंशियल कि कोर्ट को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, इस इंसान ने मर्डर नहीं किया है। ठीक, तो ये है। तीसरा है कन्वर्जन। अब देखिए कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे जो इंसान कन्वर्ट हुआ है उसके बारे में बात नहीं हो रही, उसके बच्चों के बारे में बात हो रही। ध्यान देना, कन्वर्जन में सेक्शन 26 के अंदर क्या बोला है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट कर देना किसी और धर्म में, मतलब हिंदू से किसी और धर्म में कन्वर्ट कर देना। अब वो इंसान हिंदू नहीं रहा, तो ये सेक्शन 26 उस इंसान को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। उस इंसान को तो हिस्सा जो मिलना था वो मिलेगा, ये उसके बच्चों को डिस्क्वालीफाई करता है। ये कहता है अगर ये इंसान ये है, ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको तो जो हिस्सा मिलना था वो मिलेगा, इसका जो बच्चा है उसको अब आगे हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कह रहा है कि ओनली 2 चिल्ड्रन देयर अ चाइल्ड बॉर्न।
आफ्टर कन्वर्जन, अगर किसी बच्चे का बर्थ हो जाता है आफ्टर कन्वर्जन, तो उस केस में उस बच्चे को कुछ भी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, ये कह रहा है। बस ये कह रहा है इफ चाइल्ड इज हिंदू, अगर बच्चा जो था वो पहले हिंदू था तो उसको वो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के समय में वो बच्चा हिंदू था तो उस समय उस बच्चे को वो बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अभी पार्टीशन नहीं हुआ है और उसके जो फादर थे वो कन्वर्ट हो गए, उसके फादर को तो जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो मिलेगी, लेकिन इस बच्चे को अब आगे कोई प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके फादर ही कन्वर्ट हो चुके हैं और वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। जब फादर कन्वर्ट हो जाएंगे तो बच्चा भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस केस में बच्चे को भी कुछ भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा, तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन डिस्क्वालीफाइड दी चिल्ड्रन डिस्क्वालीफाई होंगे, नॉट द हेयर हु कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हुआ है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसका बच्चा डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, अब है सेक्शन 27। देखिए सेक्शन 27 ये कहता है अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, ये डीम्ड डेथ के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है मान लिया जाएगा कि आप डेड हैं, अगर कोई इंसान वो डिस्क्वालीफाइड है इनहेरिटेंस के लिए तो उस इंसान को डेड मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि पार्टीशन या ये सक्सेशन से पहले ही उस आदमी की डेथ हो गई है, तो इसलिए अगर कोई भी इंसान जो डिस्क्वालीफाई हो गया टू इनहेरिट, दैट पर्सन मान लिया जाएगा ऐसा कि दैट पर्सन हैड डाइड प्रायर टू द डेथ ऑफ द डिजीज, मतलब जिस इंसान की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है उस इंसान से पहले ही ये जो डिस्क्वालीफाइड इंसान है इसकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा मान लिया जाएगा कि अब इसको प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी डेथ तो पहले ही हो चुकी है। भले ही डेथ नहीं हुई हो क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है, इसीलिए उसको डीम्ड डेथ मान लिया जाएगा। अब सेक्शन 28 ये कहता है कि कौन कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये कहता है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कोई डिफेक्ट है या वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ सेक्शन 28 ये कह रहा है नो पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाई, कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा सक्सेशन से ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी। ये कहना कि इस इंसान को कोई बीमारी है, इस इंसान को कोई डिफेक्ट है, कि ये इस इंसान को कोई डिफॉर्मिटी है, फिजिकली वो हैंडीकैप है, इस वजह से हम इसको सक्सेशन का राइट नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो डिजीज भी है, कोई डिफेक्टेड भी है, कोई डिफॉर्मिटी भी है, तब भी उस इंसान को सक्सेशन में पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा। तो ये कहा गया है सेक्शन 28 के अंदर। ठीक है, इसका एक केस भी है चांदी वर्सेस भाग्याधर 1976 का केस है। इस केस में यही कहा गया था कि डिजीज, डिफॉर्मिटी और अनचेसिटी आर नो लॉन्गर डिस्क्वालीफाइड। आप इन केसेस में बच्चे को डिस्क्वालीफाई या इंसान को डिस्क्वालीफाई नहीं मान सकते हैं। लास्ट में ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन है जो ऊपर 24 से लेकर 28 तक हमने पढ़े, ये दोनों ही लॉ ऑफ सक्सेशन में अप्लाई होंगे। टेस्टिमेंट्री एंड इंटीस्टेट। टेस्टिमेंट्री जिसमें इंसान ने खुद विल बनाई है, इंटीस्टेट जिसमें विल नहीं बनाई है, चाहे वुमेन चाहे मेल किसी का भी हो, उन सब में ये 24 से लेकर 28 तक अप्लाई होंगे। 24 वाला अब हट चुका है, ओमिट कर दिया, तो 25 से लेकर 28 तक आप देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयर क्या होंगे, तो आपको उसमें ये सारे सेक्शन लिखने पड़ेंगे। 24 आप लिख दे 24 तो बहुत अच्छा, फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अब ये ओमिट हो चुका है। अगर आप ये लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज वहाँ पे देखी जाएगी। 24, 25, 26, 27 and 28. Thank you so much.